आज हम लोग भौतिक विज्ञान की जो अनसॉल्व सीरीज चल रही थी उसका सेट 346 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का तक क्वेश्चंस पहले पार्ट में करा लिए थे, देखना हो तो पहले पार्ट से देख सकते हैं। और 5 खा से आगे के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में उपलब्ध यानी इस पार्ट में मिलेंगे। 5 खा का जो क्वेश्चन है वो इस बार के यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग हटा देंगे। अब शुरुआत करते हैं 5 गा से। 5 गा में दिया गया है श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले तो एलसीआर परिपथ को किस में जोड़ लेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एल सी आर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है, तो उसी के बारे में थोड़ा लिखते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर वैद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, यानी आई जो होती है वो किसकी दिशा में होती है? वी की दिशा में, बी की कला में बी की दिशा में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात एक्सल और धारतीय प्रतिघात कितना होता है? एक्सी के बराबर होता है। तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें एक्सल बराबर एक्सी हो, या फिर आई समानुपाती वी हो, या फिर आई और बी समान दिशा में हो, समान कला में हो, या फिर एक्सल बराबर एक्सी हो जाके, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ कहते हैं जाकर। अब श्रेणी क्रम में बोला है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति जो होती है परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, यानी परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी वो आरोपित जो वोल्टेज आरोपित किए हैं उसकी आवृत्ति के बराबर होती है, तब अनुनाद की घटना घटित होती है। ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? tan फाई। तो tan फाई जो होता है यहाँ पर आप देख लेंगे, ये होता है आर होता है, और ये क्या होता है ऊपर? वी एल माइनस बी सी, एक्सएल माइनस एक्सी होता है। ठीक, तो यहाँ से एक लाइन खींच ली जाती है, जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बीच का कोण क्या रहता है? फाई रहता है। तो वही यहाँ दर्शाया गया है, tan फाई बराबर होता है लम्ब, tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी बराबर आर हो गया। क्यों होता है? लम्ब अपान में क्या होता है? आधार होता है। अब देखेंगे लम्ब कितना है? एक्सएल माइनस एक्सी, आधार कितना है? आर है, तो वही आर। एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सी होता है 1 अपान में ओमेगा से, नीचे आ रहा। अब क्या है? अगर अनुनादी परिपथ है तो एक्सएल बराबर क्या होनी चाहिए? एक्सी होना चाहिए। अब एक्सएल बराबर एक्सी होगा जाकर, तो दोनों किस दिशा में हम दोनों बीच कलांतर v और i के बीच कलांतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। तो tan फाई में 0 रख दिए, 0 आ गया, तो फाई बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच कलांतर कितना है? 0 है, तो बिल्कुल सही है। तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस में, अर्थात बी तथा आई समान कला में होंगी तथा प्रतिबाधा जेड क्या होगी? न्यूनतम होगी। अतः अनुनाद के लिए क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्सी होता है। अब देख रहे होंगे आप कि एक्सएल का मान किसके बराबर था? ओमेगा इंटू एल के। एक्सी का मान किसके बराबर था? 1 अपान में ओमेगा सी के। तो यहाँ हो जाएगा जाकर ओमेगा को इधर लाइए, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1 अपान में ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट एल सी, स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ होता है या 2 पाई एन होता है, बराबर 1 अपान एल सी। एफ का मान निकाल, जहाँ एफ आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति है। अनुनाद के लिए इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 1 अपान में 2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर होता है, जो कि एलसीआर परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। एफ किसकी आवृत्ति थी? जो वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति, और 1 अपान में 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये आपका
जो आवृत्ति है वो LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति है। कब है? जब अनुनाद की घटना घटित हो रही है तब के लिए। बोहर का परमाणु मॉडल समझाइए। 5 के ख में क्या दिया गया है? बोहर का परमाणु मॉडल। 5 ख में दिया गया है 5 ख में दिया गया है, घा में दिया गया है। खा तो आउट ऑफ सिलेबस था, पहले बता चुके थे। 5 घा में दिया गया है बोहर का परमाणु मॉडल। अब ये क्लास 9 से पढ़ते हुए आए हैं। तो वैज्ञानिक बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके मैक्स प्लांक, याद रखिएगा, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके परमाणु का एक संशोधित मॉडल दिया, जिसे बोहर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है? ये चपान कोणीय संवेग क्या होता है? MBR, या फिर कोणीय संवेग ये चपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? H अपान 2 पाई, 2H अपान 2 पाई, 3H अपान 2 पाई होता है। यानी पूर्ण संख्या में जो भी हो जाकर पूर्ण गुणज होता है। अब कोणीय संवेग क्या होता है? MBR। कोणीय संवेग क्या होता है? MBR जाकर, और H अपान 2 रख दिया, n लगा दिए हैं और लिख दिए जहाँ n बराबर कोई ना कोई पूर्ण संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 कक्षा की क्रम संख्या है। जाकर बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, इसलिए ध्यान से समझें इसको। अब आते हैं कुछ इसी के नंबर 2 पर। पहला बिंदु हो गया, दूसरे बातें हैं। स्थायी कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। रदरफोर्ड ने बताया था ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अब जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो धीरे धीरे ऊर्जा घटती जाएगी और नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ में सुधार किया बोहर ने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अब आते हैं इसके तीसरे बिंदु पर। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अवशोषण करे तो कहाँ जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा की कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था क्या कहलाती है? उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। अब उच्च कक्षा में कितनी देर रखता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। उच्च ऊर्जा की कक्षा में 10⁻⁸ सेकेंड ठहर कर तुरंत निम्न ऊर्जा की कक्षा में वापस आ जाता है। ठीक, यदि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो? E2 हो तथा निम्न कक्षा में या निम्न ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो तो ऊर्जा का अंतर क्या होगा? उच्च माइनस निम्न होगा। तो उच्च में E2 है, यहाँ पर E1 है, और यही ऊर्जा का अंतर किसके बराबर होता है? h न्यू, जो कि किसकी ऊर्जा है? इलेक्ट्रॉन या फोटॉन की ऊर्जा है। तो यहाँ से आवृत्ति निकाली, न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस का E1 अपान में EH जाकर। इसे ही बोहर का आवर्ती प्रतिबंध कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अथवा दिया है उसी सेट में क्वेश्चन। देखते हैं। ऊर्जा En दी गई है, किसी कक्षा में नहीं दी, तो हम En मान लेते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन। अब Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? En बराबर -13.6 अपान में n स्क्वायर होती है। Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? En बराबर -13.6 अपान में n स्क्वायर। अब En की जगह पर मान रख देते हैं, कौन सा? -3.4। तो -3.4 बराबर -13.6 अपान में n स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, 3.4 से इसको काट देते हैं, कितना बचेगा? 4 बचा।
एन स्क्वायर बराबर 4, फिर वर्गमूल ले लेते हैं तो एन बराबर आ जाएगा, एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 2 जाकर। फिर कोणीय संवेग आपको बताए थे, अभी बोहर के नियम में हम पढ़ के ही आए हैं, एम बी आर बराबर होता है एन एच अपान में 2 पाई। तो एन का मान कितना है, 2 है, तो कोणीय संवेग कितना हो गया, एन एच अपान 2 पाई, तो एन की जगह 2 रख देंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.1 गुणा 10 की घात माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड जाकर। नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के डाक क्वेश्चन पर। दिया गया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम या निम्नतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। सूत्र किसका निकालना, अपवर्तनांक का निकालना है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम विचलन कोण यानी क्रोनिकल डेल्टा एम की बात कर रहा है, तथा प्रिज्म कोण कितना होता है, कैपिटल ए। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कैपिटल ए के पदों में हमको ज्ञात करना है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। सेट की पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी चैनल में, तो चैनल को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप, तो उसमें इसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिएगा, ये प्रिज्म ए बी सी दिया गया है। एक रेखा पी क्यू प्रिज्म पर आपतित होती है, अब वो भी किस बिंदु पर, क्यू बिंदु पर होती है। की बिंदु पर हम खींच लेते हैं अविलंब। अब अविलंब के साथ जो कोण बना हुआ है वो क्या है, कोण आई है। अब देखते हैं, बाहर आपका विरल माध्यम है, अंदर क्या है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण आती है कहाँ से, विरल माध्यम से, तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अविलंब की ओर झुकेगी, समांतर हो जाएगी। फिर दूसरे में पहुंचेगी, यहाँ पर आगे वाली किरण किस पे, दूसरे पृष्ठ पर आएगी, आर्य बिंदु पर। आर्य बिंदु पर फिर अपवर्तन होगा, तो अंदर का माध्यम क्या है, सघन, बाहर का माध्यम क्या है, विरल। तो विरल में जब जाती है तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, तो ये अविलंब से दूर हट गई जाकर। अब क्या करते हैं, जो आपतित किरण थी इसको आगे बढ़ाइए और जो अपवर्तित किरण थी इसको पीछे हटाइए। तो ये कोण जहाँ पर एक दूसरे काटेंगे वही विचलन कोण था, वही विचलन, यानी इतनी रेखा विचलित हो गई है। जाना इसको कहाँ चाहिए था, सीधा, और विचलित होकर इस कोण पर गई है। ठीक, ये आपका प्रिज्म कोण ए हो जाएगा, ये आपतन कोण आई हो गया है। और यहाँ पर अपवर्तन कोण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण कितना, स्मॉल आर हो जाएगा। ये आर डैश मान लीजिए, जब ये आर डैश मानेंगे तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, जब ये समांतर होगी तो वो तो एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब चित्र में देखिएगा, कोण डी क्यू आर, डी देखें कहाँ, डी ये दिया गया है, क्यू ये दिया गया है, आर दिया गया है, यानी इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है कि कितना होगा जाके। अब समझिए, एक प्रकाश किरण ये जा रही है, एक प्रकाश किरण ये जा रही है, तो ये पूरा आई कोण है, तो ये पूरा कितना कोण हो जाएगा, ये भी आई कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमको चाहिए केवल ऊपर वाला, अब पूरा आई है तो आई में से नीचे वाला घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आई माइनस का आर जाकर। ठीक, ऐसे ही आते हैं कोण डी आर क्यू पर, डी आर क्यू पर आप देखेंगे, जब कोण ये आई डैश है तो ये वाली रेखा देखिए, ये वाली, इन पूरा ये कोण कितना होगा, ये पूरा कोण भी कितना होगा, आई डैश होगा। और हमको चाहिए कितना है, चाहिए इतना है, तो ये पूरे वाले में से कितना घट जाएगा, आर डैश कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आई डैश माइनस का आर डैश जाकर। अब आते हैं, अब लिखते हैं त्रिभुज क्यू डी आर, त्रिभुज क्यू डी आर, हाँ, त्रिभुज क्यू डी आर में क्रोनिकल डेल्टा भुजाओं क्यू डी तथा डी आर के बीच बहिष कोण है। आप देख रहे हैं ये वाला कोण क्या है, बहिष कोण है, डेल्टा वाला। तो डेल्टा वाला किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योग के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ लिखे हैं, डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण डी क्यू आर
प्लस में कोण डी आर क्यू। अब कोण डी क्यू आर का मान निकाले थे, आई माइनस का आर है, और कोण डी आर क्यू ये आई डैश माइनस का आर डैश हो जाएगा। अब आई वाले टर्म एक तरफ कर लिए, आर वाले टर्म एक तरफ कर लिए, ताकि यहाँ तक हो गया है। जो ये पूरा कोण है, ये वाला कोण, ये अविलंब है तो 90 डिग्री होगा। यहाँ भी आप देखेंगे कि ये क्या है, पूरा अविलंब है तो ये भी 90, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो कोण ए प्लस में कोण ई और प्लस में 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। यही यहाँ पे लिखा गया है, कोण ए क्यू ई बराबर में कोण ए आर ई बराबर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री जाकर। अब चारों कोणों का योग कर दिए हैं, बराबर में कितना हो जाएगा, 360। अब ये वाले कोण कितना हो, 90 अंश के, ये हो गया ये। तो यहाँ से a प्लस में e बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर में जाके कितना देखते हैं, त्रिभुज कौन सा है, क्यू ई आर जाके। अब क्यू ई आर में आप समझेंगे ये कोण कितना है, आर है, ये कोण आर डैश है, और ये कोण कितना है, ई है। तो आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कितना है, ये त्रिभुज है इसलिए हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आर प्लस में आर डैश प्लस में ई बराबर कितना है, 180 अंश हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों के समीकरण आप देखेंगे, आप समीकरण देखेंगे, इसको डाल देते हैं एन समीकरण डाल देते हैं, समीकरण नंबर एन डाल दें। अब इस समीकरण और इस समीकरण में आप देखेंगे दोनों की क्या है, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी। तो वही यहाँ पे बराबर किए हैं, R प्लस आर डैश प्लस में E बराबर में कितना हो जाएगा, A प्लस में E, A प्लस में E हो जाएगा, E से E कट जाएगा तो बचेगा R प्लस आर डैश बराबर में कितना आ जाएगा, A। इसको समीकरण नंबर 3 डाल लिए। अब समीकरण 1 में मान रखने, समीकरण 1 थी क्या, समीकरण 1 क्या थी, एक थी क्रोनिकल डेल्टा बराबर में था आई प्लस में आई डैश और माइनस का आर प्लस में आर डैश था, ये था। मान किसका निकल आया है, आर प्लस आर डैश के, कितना रख देंगे, ए रख देंगे। तो आई प्लस में आई डैश माइनस का ए हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, अब अल्पतम विचलन यानी बहुत कम डेविएशन होना चाहिए। जब बहुत कम डेविएशन होगा तो आई डैश बराबर आई के होगा, आर डैश बराबर आर के होगा, और जो डेविएशन एंगल होगा यानी विचलन कोण होगा वो कहलाएगा अल्पतम विचलन कोण या फिर न्यूनतम विचलन कोण। इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे जाकर। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा आई प्लस में आई, किस पे देखते हैं, समीकरण नंबर 4 में देखते हैं, आई प्लस में आई माइनस का ए, आई आई जुड़ जाएगा 2i माइनस का ए, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i माइनस का ए। यहाँ से i का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए, हाँ डेल्टा एम बराबर 2i माइनस का ए को इधर लाई प्लस हो जाएगा, फिर 2 से भाग कर तो i बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस में a अपान में 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये आई का मान मिल गया है। अब न्यूनतम विचलन कोण यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर प्लस में आर बराबर में ए, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, a, तो r बराबर हो जाएगा a अपान में 2। आगे देखते हैं, देखिए r प्लस आर डैश बराबर में, अभी बताए थे जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा तो r डैश r के बराबर हो जाता है, तो r डैश r के बराबर रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर a, तो r बराबर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल नियम कहता है n बराबर होता है साइन i अपान में साइन r, बराबर साइन हो गया, a का मान आ गया है, नोट कर लेंगे कितना था, a प्लस में क्रोनिकल डेल्टा एम अपान में 2 हो जाए।
आर का मान अभी आया है, ए अपान में 2 हो गया। बस यही आपका अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के बीच में संबंध है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग हर साल पूछा ही पूछा जाता है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम को समझाइए। तो किरचॉफ के दोनों नियम को पढ़ना है यहाँ पर। तो विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, जो कि निम्न प्रकार है। पहला नियम को कहते हैं हम पहला नियम या संधि का नियम या धारा का नियम। याद रखें, किसी तरह से भी पूछ सकता है। किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। संधि का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि संधि की बात की गई है, एक संधि पर धाराएं मिलती हैं, एक जॉइंट पर धाराएं मिलती हैं, जोड़ पर धाराएं मिलती हैं। धारा का नियम इसलिए है क्योंकि धाराएं मिलती हैं, इसलिए धारा के बारे में बताया गया है, तो धारा का नियम ही कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, इसी में आगे बढ़ा लेते हैं। समेसन आई बराबर होता है 0। बीजगणितीय समेसन आई बराबर कितना हो जाएगा? 0। बीजगणितीय योग से मतलब ये है कि दिशाओं का ध्यान दिया जाए। किसका ध्यान दिया जाए? दिशाओं का ध्यान दिया जाए। अब देखेंगे, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। चाहे ये लिख दीजिए चाहे वो लिख दीजिए, बस दिशा का ध्यान रखना है, यही बीजगणितीय योग का मतलब होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, कोई संधि क्या है? P है। इस संधि की ओर धाराएं कौन सी आ रही? I1, I2, I3। तो इन सब का योग कर लीजिए, इन सब काम कर लिए हैं योग जाकर। अब लिखा हुआ है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। दूर जाने वाली धाराएं कौन सी? I4, I5, I6। तो बराबर क्या कर दिए हैं? I4, I5, I6 जाकर, I4, I5, I6 जाकर। ठीक। अब आता है कि पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? IT। तो I बराबर होता है Q अपान में T, इसलिए पहला किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आते हैं दूसरे वाले नियम पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, इसे पास का नियम कहते हैं। पास का नियम क्या है? बंद परिपथ का नियम कहते हैं। परिपथ बंद रहेगा, या फिर बोल्टता का नियम कहते हैं। बोल्टता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ओम का नियम B बराबर IR है, वो प्रयोग होता है, इसलिए इसको बोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक, ध्यान सुनेंगे। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों, यानी धारा तथा संगत प्रतिरोध हो, यानी जिस प्रतिरोध में जो धारा हो का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या? दिशा से है। उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, जैसे 2 सेल लगे हैं तो दोनों की दिशाएं जब समान हैं तो E1 प्लस E2 कर देंगे, दिशाएं विपरीत हैं तो E1 माइनस E2 कर देंगे, योग के बराबर होता है। तो समेशन IR यानी क्या है? धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अथवा में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें दिया गया है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A और B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है।
यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये सवाल दिया गया है। जब एक ही पदार्थ का बना है तार तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, उनका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होता है। तो दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं तो रो ए बराबर रो बी बराबर में रो कर दिए। अब कह रहा है समान द्रव्यमान के हैं तो द्रव्यमान भी समान कर दिए हैं। अब कह रहा है ए बी लिए जाते हैं, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, तो बी का अगर हम व्यास डी मान लें तो ए का व्यास कितना हो जाएगा, डी अपान में 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये व्यास दिए उनको हम किस में परिवर्तित कर लेते हैं, त्रिज्याओं में परिवर्तित कर लेते हैं। तो पहले वाली त्रिज्या कितनी, अगर आर है तो दूसरे बी वाले तार की त्रिज्या आर है तो ए वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर अपान में 2 जाकर, क्योंकि 1/2 का संबंध है। आर ए पहले तार का प्रतिरोध कितना है, 24 ओम दिया, दूसरे तार का पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। अब लगाते हैं एम ए बराबर में एम बी, इसलिए क्योंकि दोनों प्रतिरोध तारों के द्रव्यमान कितने हैं, सेम है, लिख दिया। एम बराबर क्या होता है, वी इंटू में डी, यानी आयतन इंटू में घनत्व। तो पहले का आयतन घनत्व दोनों सेम रहेंगे क्योंकि एक ही पदार्थ के दोनों तार हैं जाकर। तो वी ए इंटू डी बराबर बी बी इंटू में डी, डी से डी कट जाएगा तो हो जाएगा वी ए बराबर में वी बी। अब देखते हैं वी का मतलब क्या है, आयतन। अब आयतन तार है किसका, तार होगा बेलनाकार, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच तो हमको दिया नहीं गया है तो हम अपना यल लगा लेते हैं इसको, तो यहाँ लिखा जाएगा तो यह लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एल ए पाई आर स्क्वायर एल वी जाकर, तो पाई से पाई कट जाएगा और आर ए का आर वी का मान लगा दीजिए, दिया हुआ है। तो एल ए अपान में एल वी बराबर में आ जाएगा 4/1 जाकर, सबके मान लगा दीजिए, आ जाएगा 4/1 आ जाएगा कट के। अब फिर आते हैं इसी पर, देखिएगा फिर इसको आते हैं। अब आयतन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्योंकि क्षेत्रफल की पावर कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, लंबाई की कितनी होती है, मीटर, गुणा कर देंगे मीटर की घात 3, जो कि आयतन की विमा होती है, इतना भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ए एल ए बराबर में ए वी इंटू में एल वी जाकर। अब ए को ऐसे ही रखते हैं, एल ए और एल वी को इस तरह से बना लेते हैं, एल ए पान में एल वी, एल ए पान में एल वी का मान कितना दिया है, 4/1 दिया, कितना दिया है, 4/1 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब रो बराबर होता है, आर बराबर होता है रो एल अपान में ए। अब पहले ए के लिए लिखना है तो समीकरण नंबर ए, हर जगह ए लगा दिया। वी के लिए लिखना है समीकरण नंबर 2 लगा दिया। रो में इसलिए लगाया है क्योंकि बताए भी थे कि दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखते हैं, एक समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 का आपस में भाग दे देते हैं, तो आर ए अपान में आर वी बराबर हो जाएगा ए एल ए अपान में एल वी और गुणा में ए बी अपान में ए। अब देखते हैं एल ए अपान में एल वी का मान कितना निकाले थे, सबसे पहले एल ए अपान में एल वी का मान है 4 जाकर, तो यहाँ मान 4 रख दिए हैं। और फिर दूसरा क्या था, ए बी अपान में ए, इसका मान भी कितना है, इसका मान भी कितना है, 4 है, इसका भी मान यहाँ 4 रख दिए, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। किसका प्रतिरोध निकालना है, दूसरे वाले ताल का, यानी आर वी का निकालना है। तो आर वी को यहाँ लाएंगे तो 16 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो आर वी बराबर हो जाएगा आर ए पान में 16। आर ए का मान कितना है, 24 ओम है, नीचे 16 रहेगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 3/2। भाग देने के बाद आ जाएगा आर वी बराबर 1.5 ओम, 1.5 ओम।
अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। ये अंसाल्ट सीरीज BS 346 BS 12th क्लास फिजिक्स पेपर यूपी बोर्ड का चल रहा है। इसी के साथ में और भी अंसाल्ट के सेट आते रहेंगे लगातार, मैथ के भी सेट आते रहेंगे, हाई स्कूल विज्ञान के भी सेट आते रहेंगे प्रीवियस ईयर के। तो मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है, बस यही सोचकर तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 दी गई है, 7 दी गई है। लुईस डे ब्रोगली की द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो तब सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है, बाद में हाँ डी ब्रोगली तरंग दर के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात करना है। पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने विचार किया था कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए कणों को पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से संबंधित माना जाए। यानी उन्होंने बताया था कि कण है, जो पदार्थ है, कण और विकिरण की दोनों की प्रक्रिया को हम अलग अलग नहीं मानते हैं। दोनों की प्रक्रिया को हम पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से संबंधित माना जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई कण गति करता है तो वह कण की प्रकृति के साथ तरंग का व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का बाद में प्रूफ किसने दिया था? इस सिद्धांत का बाद में प्रूफ दिया था। इस सिद्धांत का सत्यापन वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर ने किया था और पाया कि गतिमान कण या इलेक्ट्रॉन में कण की प्रकृति तो होती है, साथ में कौन सा तरंग का भी गुण पाया जाता है। यानी कि अगर कोई कण गतिशील है तो उसमें कण की प्रकृति के साथ साथ तरंग का भी गुण पाया जाता है। जब तरंग का गुण होगा तब तरंग दैर्ध्य होगी, तो उसी की हमको यहाँ पर गणना करनी है। ध्यान से सुनिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, इस सवाल के लिए भी। संबंध निकालते हैं। एम द्रव्यमान का कोई कण b वेग से गतिमान हो तो इससे संबंध डी ब्रोगली तरंग दर है। ठीक, अगर एम द्रव्यमान का कोई कण हो, b वेग से गतिमान हो, तो गतिमान होगा तो उससे संबंधित क्या होगी? कोई तरंग होगी, तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। तो लैम्डा बराबर h मान में एम भी होता है। समीकरण नंबर 1 डाल दिए। ठीक, अब संबंध किसके रूप में निकालना है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। k बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ से b का मान निकाल लीजिए। तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2k अपान में am जाकर। इसका मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा लैम्डा बराबर h अपान में m, और ये रहेगा अंडर रूट के अंदर 2k अपान में m से एक m कट जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो लैम्डा बराबर h अपान में अंडर रूट के अंदर 2m k जाकर। ठीक, ये भी संबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PDF भी इसकी उपलब्ध रहेगी, उसको भी आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनेंगे अब इस चीज को। ठीक, यानी हमको धारिता का सूत्र निकालना है। तब सूत्र निकालना है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया। ध्यान से सुन लेते हैं। माना x/y एक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर इसलिए है, दो समांतर प्लेटें हैं, इसलिए इसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। x और y हो गया, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है। तो d यहाँ से दूरी ले ली जाकर। प्लेटों के बीच में t मोटाई व k परावैद्युतांक की एक पट्टी रखी गई। ये देखिए, ये k परावैद्युतांक की है और t मोटाई की क्या रखी गई है? पट्टी रखी गई है। ठीक, आगे देखते हैं। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब t मोटाई के अलावा इधर भी बचा हुआ है, इधर भी, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ई नॉट बराबर मान लीजिए क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, समीकरण नंबर ए होता है। समीकरण क्या होता है? एक होता है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान में ए, और सिग्मा बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान में ए। तो यहीं से ये हम लिखे हैं, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब जब परावैद्युतांक की बात हो रही है, अब निकालते हैं परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें के से और मल्टीप्लाई होगी, कहाँ से? एप्सिलॉन नॉट के साथ में गुणा हो जाएगी। तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में के, समीकरण नंबर 2 जाकर। अब ध्यान से सुनते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई नॉट दूरी डी माइनस टी में है, क्योंकि उसने कहा ई नॉट कहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है? वायु में। तो वायु का जो स्थान है, वायु की दूरी तब पता लगेगी जब उसमें से हम परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को घटा देंगे। देखिए कुल दूरी डी थी, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी। तो डी माइनस टी में क्या होगी? वायु होगी, तथा ई दूरी टी में है जाकर, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है वो किस दूरी पर है? टी दूरी पर, क्योंकि टी मोटाई की क्या है? एक पट्टी रखी गई परावैद्युत पदार्थ, उसी में है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर बी हो, तब प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो? वी हो, तब क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखिए ई बराबर क्या होता है? वी अपान में डी होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? e इंटू में d हो जाएगा। इस वाले सूत्र से आते हैं, देखिएगा b बराबर, ये होती है वायु वाली माध्यम की बात हो रही, ये किसकी बात हो रही? परावैद्युत पदार्थ के लिए बात हो रही। तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? ई नॉट थी। अब वायु में दूरी कितनी थी? डी माइनस टी थी जाकर, और ई किस में है? परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी है, तो यहाँ पर टी लिखती हैं। ई नॉट का वैल्यू रख देते हैं, तो एप्सिलॉन क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगी, ये डी माइनस टी रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा। क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? डी माइनस का टी प्लस में टी अपान में के। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। एक तो पढ़ चुका है, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब आते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होता है? Q बराबर CV होता है। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? Q बराबर CV। मान किसका निकालना? धारिता। तो धारिता C होती है, तो C बराबर हो जाएगा Q अपान में V, और B का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण नंबर 3 से। तो ये हो जाएगा Q अपान में Q अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी प्लस में टी अपान में के, जाकर Q से Q कट जाएगा। जब Q से Q कट जाएगा तो क्या बचेगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में डी माइनस टी प्लस में के अपान में टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, जरूर पूछा जाता है लगभग हर साल जाकर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या बनाना है? ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी को भी दर्शाइए। ठीक, फुंड श्रेणी को दर्शाइए। देखते हैं, ये n बराबर 1 यानी पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आगे अनंत तक ऊर्जा स्तर होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से सुनेंगे, श्रेणी का क्रम क्या है? लाइमर, बामर है, बाल्मर भी होता है, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। ध्यान रखें, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, याद रखें। अब लाइमन श्रेणी तब होती है जब कोई भी परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। देखिए, दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, यानी सबको किस ऊर्जा स्तर मानना चाहिए? पहले ऊर्जा स्तर मानना चाहिए। तो श्रेणी कौन सी होगी? लाइमन श्रेणी होगी। देखिए, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो श्रेणी कौन सी होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है।
और उत्सर्जित रेखाओं की तरंगें कहाँ होती हैं? परावैगनी क्षेत्र में होती हैं, परावैगनी क्षेत्र में होती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती हैं। किस श्रेणी की रेखाएं? लाइमन श्रेणी की रेखाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होगा? 1/λ बराबर हो जाएगा r, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। n1 कौन सा है? यानी पहली कक्षा की बात हो रही जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि सभी परमाणु को किस में आना है? पहले ऊर्जा स्तर में आना है, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब n2 बराबर कुछ भी हो, चाहे दूसरे से आए, तीसरे से आए, चौथे से आए, पांचवें से आए, किसी से आए, लेकिन आए किस में हमेशा? पहले वाले में आए, 1 वाले में आ जाए। ठीक, अब दूसरे नंबर बात करते हैं किसकी? बामर श्रेणी की बात करते हैं। बामर श्रेणी में देखिए क्या दिया गया है। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। यानी जब कोई भी परमाणु किसी भी ऊर्जा स्तर से आए, अगर पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा था तब लाइमन थी, दूसरे में आता है तब कौन सी होगी? बामर श्रेणी। देखेंगे अब चित्र में सभी, देखिए यहाँ भी दूसरे में, ये भी दूसरे में आ रहा है, अगला भी दूसरे में, ऊपर से भी दूसरे में ही है। जब दूसरे में आए तो श्रेणी कौन सी होगी? बामर श्रेणी होगी जाकर। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती। कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? बामर श्रेणी। तथा उत्सर्जित रेखाएं किसमें होंगी? दृश्य भाग में प्राप्त होंगी। देखिए लाइमन की प्राप्त हो रही थी परावैगनी भाग में, बामर श्रेणी की जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो किसमें प्राप्त होती हैं? दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। अब निकालना अगर तरंगदैर्ध्य है तो सूत्र वही 1/λ बराबर हो जाएगा r, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है? जिसमें परमाणु आ रहा है, तो आ किस में रहे? 2 में, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और n2 बराबर कितना भी हो सकता है, कहीं से भी आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी हिसाब से आगे देखते हैं। पाषण या फिर पाषण श्रेणी है जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आए, यानी n1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ध्यान रखिए, किसी ऊर्जा स्तर से आए तो लौटता है तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को पाषण श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की रेखाएं कहाँ प्राप्त होती हैं? अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। वही सूत्र रहेगा तरंगदैर्ध्य का, n1 कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि तीसरे में आ रहा है। n2 कुछ भी हो, उससे ऊपर वाला 4, 5, 6 कुछ भी हो। लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट आते हैं। ब्रैकेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, ये चौथे नंबर की श्रेणी है इसलिए चौथे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, लौटता है तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी की रेखाएं कहाँ से मिलती हैं हमको? दूर अवरक्त भाग में, दूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, भाग में प्राप्त होती हैं। तरंगदैर्ध्य का वही सूत्र रहेगा जो पहले था, 1/λ बराबर में हो जाएगा r, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का कौन सा है ऊर्जा स्तर? जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो चौथी श्रेणी है तो चौथे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। n2 बराबर उससे ऊपर वाला 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हो जाएगा। अब आते हैं फुंड श्रेणी पर। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, 5वें नंबर की श्रेणी है इसलिए 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं? फुंड श्रेणी कहते हैं। तथा इसकी रेखाएं कहाँ मिलती हैं? दूर अवरक्त क्षेत्र में, जो ब्रैकेट में था वही इसमें है। अब वही तरंगदैर्ध्य का सूत्र हो जाएगा, n1 कितना हो जाएगा? 5, और n2 क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में जाकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बहुत है और हर साल लगभग किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के
नियम को व्यक्त कीजिए। अब देखिए सबसे पहले ये समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे। जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, यानी भाई विद्युत परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन कर दीजिए या फिर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कर दीजिए। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कर देंगे तो फ्लक्स में हो जाएगा, किया जाता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए क्या, फ्लक्स परिवर्तन से, और धारा बहने लगेगी जाकर। इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तथा यह घटना क्या होता है, चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। चुंबकीय प्रेरणा इसलिए क्योंकि धारा किस लिए प्रवाहित हुई, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से, तो इसलिए चुंबकीय प्रेरणा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में था। अब चुंबकीय प्रेरणा संबंधी फैराडे के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। ठीक, पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कोई परिपथ है उससे संबंधित कोई चुंबकीय फ्लक्स होगा, उसमें परिवर्तन करना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना। परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, समय के साथ है। हाँ, विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए विद्युत वाहक बल का परिमाण, विद्युत वाहक बल हम किससे लिखते हैं, मान लीजिए स्मॉल ई से लिखते हैं। अब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक का मतलब माइनस लगा दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है तो फाई को लिखते हैं, परिवर्तन को किससे दर्शा देते हैं, डेल्टा, दर है तो टी से भाग दे देते हैं, के बराबर होता है। यही न्यूमैन का नियम है या फिर फैराडे का प्रथम नियम ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई मान में डेल्टा टी हो जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ये नहीं चाहता है कि फ्लक्स परिवर्तन हो। जब फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे और हमको आना पड़ेगा अगर फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो ये कहता है कि फ्लक्स परिवर्तन ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि तब हमको नहीं आना पड़ेगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो आना ही आना पड़ेगा जाकर। दूसरे नियम को पढ़ लेते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। अब कारण किसके, हमेशा यानी किसका विरोध करती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का, कि अगर ना फ्लक्स परिवर्तन होता ना ही हम आते जाके। तो ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। अच्छा, किसका विरोध करती है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इसे हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ फैराडे के नियम में यहाँ ध्यान देंगे कि पहले दूसरे नियम में बहुत विरोधाभास है। कई बुक्स में पहले नंबर पे दूसरा नियम दे रखा है तो दूसरे नंबर पे पहला नियम दे रखा है, तो उस चीज़ को ना सोचे, केवल अपने क्वेश्चंस को करें। ये बहुत अच्छी ही बुक से हमने यहाँ पर दोनों ही नियमों को लिखा है, तो इसको विशेष तरह से ध्यान में रखें। तरंग वाले चैप्टर से यही आता है मोस्टली क्वेश्चन, या तो अपवर्तन या तो परावर्तन। तरंगाग्र क्या है, नंबर 1। तो सबसे पहले तरंगाग्र के बारे में समझ लेते हैं। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें
कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, यानी एक कण में जितना कंपन हो रहा हो उतना ही कंपन दूसरे कण में हो रहा हो उतना ही तीसरे में, यानी एक ऐसा पृष्ठ खींच रहे हैं माध्यम में जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, या सभी कणों का कंपन जो हो, कण का कंपन जो हो समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। एक तरंग में कई कण उसमें मिल जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करें, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा आगे देखते हैं, परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी। परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी किससे? हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत से। अब समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। देखिए, माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, ये जेड ये डैश होगा, ध्यान समझिएगा, जिस पर एक तरंगाग्र ए भी तिरछा आपतित होता है। एक ये है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी तरंगाग्र ए भी आए तो उसमें दो रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समांतर हो। एक चीज का बहुत ध्यान रखें, समांतर तिरछा आपतित होता है। माना t बराबर 0 पर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड डैश को ए बिंदु पर स्पर्श करता है। अब समय हो 0 तो तरंगाग्र कहाँ होगा? ए बिंदु पर यहाँ स्पर्श करेगा। इतना ही यहाँ पर रखते हैं क्योंकि यहाँ से हम अवलंब खींचते हैं बी पर। ठीक, अब क्या करते हैं आगे देखिए, तरंगाग्र बी चाल से चलकर वी बिंदु से टी समय में ए डैश पर पहुंचता है। अब ये तरंगाग्र देखिए, ए तो यहाँ रुक गया है, बी कहाँ पर है? यहाँ पर। अब ये बी वेग से टी समय में आगे चलकर किस बिंदु पर पहुंचता है? ए डैश पर। उतने ही समय में बिंदु जो ए है वो टी समय में कहाँ पहुंच जाता है? वी डैश पर पहुंच जाता है टकराने के बाद। देखिए, जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश पर पहुंचता है, दोनों की चाल बराबर है, उतने ही समय में ए वाला बिंदु कहाँ पहुंच जाता है? वी डैश में। ए वाला कहाँ पहुंच जाता है उतने ही समय में? वी डैश पर। अब देखते हैं आगे, अब देखिए वही लिखा है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह ए और ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है। ए और ए डैश के बिंदुओं के बीच से टकराता है, समझ रहे हैं? ए डैश की बात कहाँ पे हो रही है? ये ए है, ये ए डैश, इनके बीच में टकराएगा जाकर। और जब टकराएगा तो वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स या फिर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, वो उसी चाल से आगे बढ़ने लगेंगी। ध्यान से सुने, हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो वी चाल से आगे बढ़ने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं क्योंकि ए वाला सबसे पहले टकराया था, इसलिए सबसे पहले निकलती हैं। जितने समय में देखिएगा, आप देखिए वही चीज़, जितने समय में तरंगाग्र वी से ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं किससे निकलती हैं? ए से निकलकर कहाँ पहुंच जाती हैं? वी डैश पर पहुंच जाती हैं। यानी जितने समय में बिंदु बी जो है वो ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में ए बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ पहुंच जाती हैं? वी डैश पर पहुंच जाती हैं। यानी दोनों के समान तय की गई दूरी क्या होगी? बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि दोनों की चाल बराबर है, इसलिए। ध्यान से सुनिए, अब दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो वी ए डैश बराबर क्या हो जाएगी? बी चाल है, टी समय है, यह भी हो जाएगा ए बी डैश हो जाएगा, क्योंकि चाल दोनों की बी है, समय भी दोनों टी लग रहा है। आते हैं, समय का नंबर 1 हो गया। बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं। इस चाप पर स्पर्श कोण, स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है तो ए डैश के बीच निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं एक साथ किस पर टकराती हैं? ए डैश बी डैश को स्पर्श करती हैं, आगे एक साथ टकराती जाती हैं।
स्पर्श करती हैं। हाइगेंस के नियम से ए डैश बी डैश नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ए डैश बी डैश पर टकराएंगी, फिर वहाँ से फिर द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी, तो द्वितीय तरंगाएं जिससे निकलती हैं उसी क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो ए डैश बी डैश एक नया तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। चूंकि ये तरंगाग्र किससे बना है, परावर्तन से बना है। किरणों की किससे बना है, परावर्तन से बना है, इसीलिए इसे परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश। तो ए बी ए डैश को देखते हैं पहले। ए बी ए डैश, इस समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, इस समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। दूसरे वाले समकोण त्रिभुज कौन सी बात होगी, इस वाले की, दूसरे में ये वाले बात होगी। देखें ध्यान से, तो साइन आई बराबर हो जाएगा वी ए डैश अपान में ए ए डैश, साइन आर बराबर हो जाएगा ए बी डैश अपान में ए ए डैश। दोनों को भाग दे देंगे तो साइन आई अपान में साइन, अब देखते हैं, तो साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा, ए ए डैश दोनों साइड से कट जाएगा, तो बचेगा साइन आई अपान में साइन आर बराबर में वी ए डैश अपान में ए वी डैश हो जाएगा। दोनों के मान किसके बराबर थे, समीकरण 1 से वी टी के, तो ये भी वी टी है। तो साइन आई बराबर में साइन आर, साइन साइन छोड़ देते हैं तो आई बराबर आर। यही परावर्तन का दूसरा नियम है जाके कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। अब देखें, ए बी जेड डैश ए डैश बी डैश कागज के तल में ही हैं, अतः इन पर खींचे गए अविलंब भी कागज के तल में ही होंगे जाकर। अतः आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण कौन सी हो गई है, जो आ रही है, परावर्तित परावर्तन के बाद जा रही परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन का प्रथम नियम है, यही परावर्तन का प्रथम नियम है। देखें ध्यान से, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, यही इसके साथ हो रहा। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में है, तो इसे क्या कहते हैं, यही परावर्तन का पहला नियम है। अब ये सेट कंप्लीट होता है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला सेट अगले दिन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।